तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को इन्वेट किया, मडूरो को उठा लिया। अलग अलग सेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, उसका जो एनालिस्ट है, उनका जो एनालिस्ट है, उनका एक व्यू पॉइंट है। ये चाइनीज़ अलाइंड सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, उनका जो एनालिस्ट है, उनका एक व्यू पॉइंट है। यूरोपियंस हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, इंडियंस हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कुछ सेलिएंट पॉइंट्स हैव कम अप, जिसको मैं क्विकली समराइज करने का कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले वेस्टर्न व्यू पॉइंट। वेस्टर्न कन्वेंशनल व्यू पॉइंट जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोपॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर, वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेटमेंट था, उसके हिसाब से अगर हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग को ये समझ में आते हैं कि after watching Russia in Ukraine for 4 years, United States has realized कि Russia is not a big enough power to dominate over the rest of Europe. वो आपको मीडिया में कितना कुछ बोले, प्रोपागेंडा कुछ भी आपको सुनाए, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ कम टू अ डिसीजन लुकिंग एट रशियाज हालत इन यूक्रेन एंड विच इज़ गॉट सम मटीरियल टू इट, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो कि रशिया इज़ अ पावर, रशिया इज़ एट बेस्ट अ रीजनल पावर विद अ न्यूक्लियर कैपेसिटी, और उसको अगर हम लोग ज़्यादा नीडल नहीं करेंगे तो रशिया का चुपचाप रहेंगे बेसिकली, क्योंकि रशिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज़ रशियन ऑयल एंड गैस। रशिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, रशिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट कार्स, रशिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज़ नथिंग अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस। तो इंसिडेंटली वो लोग के पास न्यूक्लियर वेपन है, दे आर अ गुड फाइटिंग फोर्स, बट एट द सेम टाइम जिसको यूक्रेन जो 4 साल में ले नहीं पाए, नेटो का साइड लाइन से बैठ के नेटो का हेल्प के लिए, वो बाकी यूरोप को क्या डिस्टर्ब करेंगे। सो दैट बिट ऑफ डिसीजन हैज़ बीन टेकन एंड हेंस यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ decided to assert its dominance in the western hemisphere starting with वेनेजुएला। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब वेनेजुएला का ऑयल का जो है, ऑयल रिजर्व एंड रेयर अर्थ मिनरल एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग, ये आप लोग सुन चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस रिलीज किए हैं, तो उसको लेके मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये है कि नाउ इट इज़ टर्न फॉर ग्रीनलैंड टू वॉच आउट। हाँ, ग्रीनलैंड में डायरेक्ट ऐसे ओवर्ट इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे शायद, क्योंकि ग्रीनलैंड के साथ वैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर अभी बहुत सारा प्रेशर आएगा, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स वॉचिंग रशिया ओवर द पास्ट 4 years हैज़ डिसाइडेड कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम लोग अपने आप को एजर्ट करें तो रशिया में उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम लोगों को डिस्टर्ब करे। रशिया में इतना कैपेसिटी तो है ही नहीं कि वो यूरोप को भी डिस्टर्ब करे। सो यूरोप इज़ फॉर द टाइम बिंग नाउ, यूरोप इज़ ऑन इट्स ओन। यूनाइटेड स्टेट्स इज नाउ माइंडिंग इट्स ओन इंटरेस्ट इन इट्स ओन बैकयार्ड विच इज़ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इसको लेके यूरोप में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बिकॉज यूरोप इज सडनली फीलिंग ऑर्फन्ड एंड ऑल, जिसको प्रॉब्ली एक अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो वेनेजुएला का जो है, जो भी कुछ हुआ वेनेजुएला में पिछले 2-3 दिन में, दिस इज़ अ मैसिव ब्लो टू चाइना। इसके साथ साथ अगर आप ईरान में क्या हो रहा है वो भी देखेंगे, ईरान में जो क्योस हो रहा है, डोमेस्टिक क्योस हो रहा है अगेंस्ट द रजीम ऑफ ईरान, दीज टू, इफ ईरान गेट्स डिस्टेबलाइज टुमारो एंड द वे वेनेजुएला इज राइट नाउ इज अ मैसिव हिट टू चाइना, बिकॉज दीज आर चाइनाज बिगेस्ट ऑयल सप्लायर्स. Now it means that China will have to start sourcing its oil from the Middle East, pay petrodollars which China is loath to pay. ये एक चाइना के लिए मैसिव प्रॉब्लम है. सो मतलब अभी इसका इम्प्लीकेशन आप समझ सकते हो. इफ़ यू कैन लाइक काइंड ऑफ एक चाइना का जो प्राइम डिपेंडेंसी था फॉर इट्स सोर्स ऑफ फ्यूल, इसको अगर आप डिस्टर्ब कर देते हो तो दैट इज़ गोइंग टू हैव impact on everything, every possible industry in China that you can think of. So this is a massive blow for China. Point number 3, बहुत लोग सोच रहे हैं कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला को ले लिया तो क्या रशिया यूक्रेन ले लेंगे और चाइना ताइवान ले लेंगे? प्रॉबली जितना आसान आप सोच रहे हो उतना आसान नहीं है. मतलब there is no saying if China is definitely going to take Taiwan, because United States का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो NSS है, that has deliberately kept it very ambiguous about this affair. एक तरह से बोल रहा है कि हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ताइवान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना, एक तरह से ये भी बोल रहे कि हम लोग ये नहीं बोल रहे कि चाइना अगर ताइवान को अटैक करेंगे तो हम लोग चुप बैठे रहेंगे. तो इसको डेलिबरेटली एम्बिग्यूअस छोड़े है. इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस आर, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, विच यूनाइटेड स्टेट्स का जो व्हाइट हाउस है, दे लाइक टू पुट इट दिस वे, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल. अब ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल का ये मतलब है, कल को देखिए ऑन द फेस ऑफ इट, अगर चाइना अगर ताइवान को अटैक करते हैं तो चाइना का 2 प्रॉब्लम है. वन इज़ जापान चुपचाप बैठा है, जापान इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड वायलेंटली.
लेट देयर बी नो मिस्टेक्स अबाउट इट। एक इक्वेशन, एक पावर है जिसको कोई भी इस इक्वेशन चाइना ताइवान की इक्वेशन में नहीं लेते हैं। चाइना ताइवान की इक्वेशन में हमेशा चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स आ जाते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट जापान इज नॉट गोइंग टू लेट ताइवान गो सो ईजिली। दे हैव देयर ओन रीजंस। दैट इज समथिंग विच नॉट मेनी ऑफ अस इंक्लूड इन द इक्वेशन। पॉइंट नंबर 2 इज ताइवान को अगर चाइना अटैक करते हैं तो चाइना इज वल्नरेबल, बिकॉज चाइना की जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है विच इज अलॉन्ग द ईस्टर्न सीबोर्ड साइड ऑफ चाइना, दैट साइड इज एब्सोल्युटली ओपन टू यूनाइटेड स्टेट्स बॉम्बिंग। सो इट इज़ प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू टेक यूनाइटेड स्टेट्स अ फ्यू डेज, बट हाँ, अ फ्यू वीक्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स कैन क्रिएट मैसिव डिसरप्शन इन चाइनीज इंडस्ट्री बाय डायरेक्टली बॉम्बिंग देम, अगर वो चाहता है तो। इसके बावजूद भी चाइना ताइवान पे हाथ लगाता है और यूनाइटेड स्टेट्स कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप ये समझ लेना कि इन दोनों के बीच कुछ समझौता हो गया है, जो कि बहुत लोग आज के दिन में सोच रहे हैं कि इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला लेना मतलब रशिया यूक्रेन को ले लेंगे और चाइना ताइवान को ले लेंगे। अगर चाइना ताइवान को लेते हैं 2026 में या 27 में और यूनाइटेड स्टेट्स कुछ नहीं करते हैं, तो आप समझ लेना कि इन दोनों के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गया है। बिकॉज normally if China even decides to look at Taiwan, if United States want, it can cause massive damage to China. That is point number 3. Point number 4 क्या है? क्या एक एम्पायर वाला इन्फ्लुएंस जोन तैयार हो रहा है कि इंडिया एज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट एम्पायर इन साउथ एशिया एंड इजराइल एंड यूएई एज एन एम्पायर इन मिडल ईस्ट एंड चाइना एज एन एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्शियली सेंट्रल एशिया, रशिया एज एन एम्पायर इन सेंट्रल एशिया एंड पार्शियली यूरोप। इट इज़ टू अर्ली टू से, बिकॉज देखिए एक चीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स का ना इंडिया के साथ और चाइना के साथ एक फ्रेंड एंड एनिमी रिलेशनशिप है। देयर इज़ अ मैसिव अमाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस एज फार एज चाइना एंड इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न, राइट। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स इट कंट्रोल्स चाइना एंड इंडिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो हैज़ अ मैसिव से। एक रशिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा कोई लिंक नहीं है। United States has got a major relationship which it has built with Israel and UAE and Saudi Arabia in the Middle East. United States has got, ठीक है, हम लोग को बहुत चीज़ पसंद नहीं है, but at the same time we do have share a sort of serious interdependence as far as United States is concerned. चाइना का भी वही हाल है। चाइना का तो big time डिपेंडेंस है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर एंड यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना के ऊपर। सो दैट बिट इज़ देयर। सो क्या वो ऐसे करेंगे इतना जल्दी से, या ऐसा सेटअप करेंगे where United States, मतलब it is a kind of a semi-multipolar order where United States resides on the top and more or less controls major decision, while it allows certain leeway to China in certain region and India in certain region and Russia in certain region and Israel, UAE, KSA in certain region. That remains to be seen. Is it going to be a flat anarchic structure कि हर कोई equal, or is it going to be United States still on top? But yes, मतलब ऊपर में इट इज़ अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बट इमीडिएट सेकेंड लेवल में येस यूनाइटेड स्टेट्स इज अलाउइंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ मल्टीपोलैरिटी बाय अलाउइंग रशिया, चाइना एंड इजराइल एंड अदर 2 Gulf countries to play a little bit of role in their regional affairs. That remains to be seen. Okay, number 5 and the most important point, and which I wanted to talk a little bit about and which no one is talking about today. That makes this video interesting. I hope it reaches as many people as I'm thinking it would. वो ये है कि एक चीज़ इतना सारा प्रोपेगेंडा में, इतना सारा मीडिया हाइप में, इतना सारा मीडिया बाइट में, एक चीज़ जो हम लोग के आंखों के सामने है एंड वी बीन कम्प्लीटली blind towards it, is what if this is a game that is being played between United States and China. All this enmity between United States China is just for the world to see. आज के दिन में वेस्टर्न एनालिस्ट बोलिए, चाहे ईस्टर्न एनालिस्ट बोलिए, इंडियन एनालिस्ट बोलिए, रशियन एनालिस्ट बोलिए, विच एवर नंबर ऑफ पीपल, विच एवर लाइन ऑफ थॉट्स इज डोमिनेटिंग द जियोपॉलिटिकल एनालिटिक स्फीयर is focused on the rivalry, the enmity between United States and China. But the fact is both of these 2 countries are in bed together. कुछ देर पहले मैं इंटरडिपेंडेंस का बात कर रहा था।
United States is heavily dependent on China. China is heavily dependent on the United States. United States has got a massive amount of control in as far as China is concerned with a lot of things. China has got a massive amount of control as far as United States is concerned with a lot of things. तो क्या ऐसा हो सकता है कि दिस इज जस्ट अ इलेबोरेट प्लॉय, दिस इज प्लॉय तो नहीं, दिस इज जस्ट अ इलेबोरेट फसाड विच हैज बीन सेट अप बाय दीज टू कंट्रीज टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड द फैक्ट दैट ओके वी आर एनिमीज एंड लेट द वर्ल्ड थिंक अलोंग दोज लाइन्स, वाइल अंदर अंदर में हम लोग का एक अलग सा रिलेशनशिप है और एक अलग सा कोई अरेंजमेंट है जिसमें probably United States as the more dominant partner and China as the lesser dominant partner can re-establish a kind of a modified unipolarity in the world. This is something which no one is thinking about. This is something which no one is talking about. Lekin there are enough pointers that are there in front of us which point us to this fact that because United States and China are so much of dependent on each other, this could also be something which people need to think about. And I'll leave that to you to think about and to ponder about. Stay sharp. I'll catch up later. Bye.